हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी ये जो यूनियन बजट 2025 को लेकर जो हम लोगों ने एक स्पेशल सीरीज़ शुरू की थी, ड्यू टू सम रीजंस इसमें बीच में थोड़ा सा ब्रेक लग गया, व्यवधान आ गया, लेकिन अब हम इसको फिर से रिज्यूम कर रहे हैं और इसके जो बचे हुए अराउंड 4-5 सेशंस के आसपास या 4-5 वीडियोज़ के आसपास होंगे उसको हम लोग बहुत जल्द पब्लिश कर देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जिस बारे में बात करेंगे, हम लोग आज बात करेंगे अबाउट दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अभी तक हम लोग जो चीज़ों को देख चुके हैं उसमें हम लोगों ने जो अबाउट जो कैपेक्स एक्सपेंडिचर था उसकी बात की है, हमने सोशल सेक्टर की बात की है, किस तरीके से जो गिग वर्कर्स हैं है ना उनको पीएमजे में इंक्लूड किया गया है। फिर हमने ये भी बात की है कि जो ये है कैंसर के लिए है ना डे केयर सेंटर्स बनाए जाएंगे सभी ज़िलों में, हर डिस्ट्रिक्ट में अगले 3 साल में, ये बात भी हमने की है ना। उसके बाद हमने एक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक अर्बन चैलेंज फंड की बात की है। ठीक है, हमने ये भी बात की है कि किस तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर में अब 100% एफडीआई जो है वो अलाउ कर दिया गया है। तो ये सारी कुछ मेजर बातें हैं जो अभी तक हम लोगों ने देखी हैं। इसके अलावा कुछ और भी थी जो हम लोगों ने देखी हैं, वो आप लोग अगर प्रीवियस सेशंस आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वहाँ से आप लोग चल के उसको देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिकली अबाउट दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, तो वहाँ पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों से एक बार ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं इसको, या हमारी जो आईना सीरीज़ रेगुलर होती है उसको, और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई हेल्प मिल रही है, कुछ मदद मिल रही है, कुछ नया अगर आप लोग सीख रहे हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा बेनिफिट या थोड़ा सा मैं कहूँ कि फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी, और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा है वो आप लोगों को ही मिलेगा, इस सेंस में कि ये जो सेशंस हैं वो ऐसे ही यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। बट उसके लिए हमें आपके साथ की, आपके कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। चलिए अब हम लोग चलते हैं, इन आर्टिकल्स को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको न्यूज़पेपर का ये पेज दिखा देता हूँ जिसमें हमें बात करनी है। ये वो पेज है जो मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है ना। इसमें बात की जा रही है 25,000 करोड़, ठीक है, 25,000 करोड़ का पुश दिया गया है फॉर द मरीन सेक्टर। ठीक है, बात कर रहे हैं अबाउट दी मरीन डेवलपमेंट की। इसके बाद यहाँ पर कुछ नॉन रेसिडेंट्स के लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का जिक्र किया गया है, इससे कैसे चिप मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बूस्ट होगी वो हम बात करेंगे। इसके बाद एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की बात की गई है फॉर द स्मॉल मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज़। तो ये क्या है अबाउट दी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, ये देखेंगे। और इसके बाद यहाँ पर ये लिखा गया है कि हालांकि जो आपका ये है रियल्टी सेक्टर है, इसमें कोई नया इनिशिएटिव तो लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन इसको जैसे अर्बन चैलेंज फंड हो गया या जो स्वामी फंड है उससे कुछ फ़ायदा हो सकता है, इस बारे में बात की जाएगी। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इनको हम लोग देखना शुरू करते हैं। लेट्स लुक एट दीज आर्टिकल्स वन बाय वन। तो एज आई स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। ठीक है, देखो 25,000 करोड़ पुश फॉर मैरीटाइम डेवलपमेंट। आई होप ये इतने में आपको विजिबल है, थोड़ा सा अगर मैं और जूम करूँ तो चलो इतना ठीक है। देखो निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है बजट के दौरान 25,000 करोड़ का मरीन डेवलपमेंट फंड फॉर द शिपिंग इंडस्ट्री। ठीक है, जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसके लिए 25,000 करोड़ के मरीन डेवलपमेंट फंड का यहाँ पर घोषणा की गई है। दिस फॉलोज कंप्लेंट्स फ्रॉम द इंडियन एक्सपोर्टर अगेंस्ट एलिज्ड आर्म ट्विस्टिंग बाय फॉरेन शिपिंग लाइन्स ओवर फ्राइट रेट्स अमिड दी ऑनगोइंग रेड सी क्राइसिस। ये रेड सी में आपको पता होगा, हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस भी किया है कि रेड सी में जो ये यमन बैक्ड हाउती रेबल्स थे है ना, इनकी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहे थे। हमने आई थिंक लास्ट ईयर कई सारे ऐसे आर्टिकल्स कवर भी किए थे कि ये वाला शिप यहाँ से आ रहा था, इसका था, इसके ऊपर हमला हो गया है ना, ये इस वाला शिप यहाँ से आ रहा था, इसके ऊपर हमला हो गया, और ये सारे के सारे हमले जो हैं ये रेड सी वाले रूट पर ही हुए हैं। ठीक है, और रेड सी का आपको पता है कि रूट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप यहाँ से सीधे डायरेक्ट यूरोप जाना चाहें तो मेडिटेरेनियन के थ्रू होते हुए यहाँ से रेड सी, और रेड सी से फिर आप लेंगे रास्ता कौन सा, सुएज कैनाल वाला, सुएज नहर होते हुए वहाँ से मेडिटेरेनियन सी, और वहाँ से डायरेक्ट यूरोप आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर वो रूट ब्लॉक हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि फिर आपको पूरा का पूरा जो केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका वाला पार्ट है वहाँ से पूरा अटलांटिक ओशन होते हुए फिर मेडिटेरेनियन सी में अगर आपको अंदर एंटर करना है तो आपको फिर वो स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस से एंटर करना पड़ता है। ठीक है ना, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से जो है वो एंटर करना पड़ता है। तो
उसलिए यहाँ पर ये इश्यूज आ रहे हैं। और बेसिकली हो क्या रहा है कि जो फॉरेन शिपिंग कंपनीज हैं, ठीक है, जो फॉरेन शिपिंग लाइंस हैं, वो बेसिकली इंडियन एक्सपोर्टर्स को कुछ तकलीफ दे रही हैं। उनकी आर्म ट्विस्टिंग करने का मतलब है जैसे आप किसी को परेशान करने के लिए उसकी हाथ मोड़ने लगते हैं ना, हाथ मरोड़ना जिसको कहते हैं, तो वो चीज़ इनके साथ हो रही है। तो इसलिए ये यहाँ पर अनाउंस किया गया है कि 25,000 करोड़ का इनको एक मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड जो है वो अनाउंस किया गया है। ठीक है, A fresh push for the shipping industry, however, comes after the Union Cabinet in 2019 approved the disinvestment of Shipping Corporation of India, India's largest shipping company, operating around one third of the Indian tonnage. ठीक है, तो 2019 में कैबिनेट ने अप्रूव किया था क्या क्या कि जो ये है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो अप्रूव किया था। और ये बेसिकली जो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ये इंडिया की लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी है, जो इंडिया का जितना भी मतलब सामान आता जाता है उसका 1/3 ये हैंडल करते हैं। ठीक है, तो 25,000 करोड़ का जो मरीन डेवलपमेंट मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड है, दिस विल बी फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड सपोर्ट एंड प्रमोटिंग द कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन वगैरह को प्रमोट करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूटेड सपोर्ट के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। दिस विल हैव अ 49% कंट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट एंड द बैलेंस विल बी मोबिलाइज बाय द पोर्ट्स एंड द प्राइवेट सेक्टर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि टोटल ये जो फंड है 25,000 करोड़ का, इसमें से 49% जो फंड है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा, सरकार की तरफ से इतना कंट्रीब्यूशन होगा, और बाकी जो आपका 51% होगा वो पोर्ट्स और प्राइवेट सेक्टर्स देंगे। ठीक है, इसके बाद आगे यहाँ पर ये लिखा गया है कि शिप बिल्डिंग क्लस्टर्स विल बी फैसिलिटेटेड टू इंक्रीज द रेंज, कैटेगरीज एंड कैपेसिटी ऑफ शिप्स। शिप बिल्डिंग क्लस्टर्स मतलब जहाँ पर शिप्स बनते हैं। ठीक है, तो शिप बिल्डिंग क्लस्टर्स को कैसे हेल्प की जाएगी, मतलब उनको फैसिलिटेट किया जाएगा, हेल्प किया जाएगा, ताकि वो अपनी रेंज, कैटेगरी और कैपेसिटी ऑफ शिप्स को बढ़ा सके। एंड दिस विल इंक्लूड एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, स्किलिंग एंड टेक्नोलॉजी टू डेवलप द एंटायर इकोसिस्टम। इसमें बेसिकली ये होगा कि एडिशनल कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, है ना, कुछ स्किलिंग, कुछ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाएगी ताकि ये पूरा का पूरा जो एंटायर इकोसिस्टम है इसको डेवलप किया जा सके। Facilitation of shipbuilding clusters will not only improve the overall infrastructure and logistic support for the export sector, but will also help the country save a huge amount of forex remitted in dollars to the foreign shipping lines. ठीक है, तो ये जो शिप बिल्डिंग क्लस्टर्स का जो फैसिलिटेशन होगा, जो इनको हेल्प की जाएगी, इससे ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक सपोर्ट तो मतलब एक्सपोर्ट के लिए वो तो बेहतर होगा ही होगा, लेकिन इससे साथ ही साथ जो हमें बहुत ज़्यादा ये फॉरेन शिपिंग लाइंस के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है ना, जो फॉरेक्स हमारा, जो फॉरेन एक्सचेंज हमारा डॉलर्स में चला जाता है, वो भी बच जाएगा, क्योंकि ये काम अब हम खुद से कर पाएंगे। क्लियर हुई बात। इसके बाद आगे लिखा गया है कि द कंट्रीज एक्सपोर्टर्स हैव बीन सीकिंग अ पुश फॉर डेवलपिंग एन इंडियन शिपिंग लाइन ऑफ ग्लोबल रेप्यूट सिंस द रेड सी क्राइसिस बिगेन लास्ट ईयर। ठीक है, तो इंडिया मतलब देश के जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो निर्यातक हैं, वो ये चाह रहे थे या उनकी ये मांग थी कि एक इंडियन शिपिंग लाइन जो है जिसकी ग्लोबल रेपुटेशन है उसको डेवलप किया जाए, क्योंकि जब से ये रेड सी क्राइसिस हुआ है तब से ये फॉरेन जो शिपिंग कंपनीज हैं ये बहुत परेशान कर रही हैं। ठीक है, मतलब मनमाने पैसे लेते हैं, फिर सामान भी सही टाइम पर नहीं पहुंचाते, इस तरीके के इशूज़ रहते हैं। द रिक्वेस्ट कम्स एज इंडियाज आउटवर्ड रेमिटेंस ऑन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इज इंक्रीजिंग विद राइजिंग एक्सपोर्ट्स। ठीक है, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया अगर अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रही है तो उसमें फिर उनका जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में खर्चा हो रहा है वो भी बढ़ रहा है ना, क्योंकि वो विदेशी कंपनीज को पैसा देना पड़ रहा है। इन 2022 में ट्रेडर्स रेमिटेड ओवर $109 बिलियन एज ट्रांसपोर्ट सर्विस चार्जेस। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का सर्विस चार्ज ही सिर्फ $109 बिलियन था, से ज़्यादा था 2022 में। द वर्ल्ड बैंक्स ट्रेड वॉच रिपोर्ट इन सितंबर सेड दैट ग्लोबल सप्लाई चेन स्ट्रेस रिमेन्ड एलिवेटेड थ्रू सितंबर 2024 amid disruptions in the West Asia, the Mediterranean and Asia, as shipping rates stayed more than twice as high as a year ago. ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ जो वर्ल्ड बैंक की एक ट्रेड वॉच रिपोर्ट है उसमें भी ये कहा गया कि ग्लोबल सप्लाई चेन में स्ट्रेस जो है वो बना हुआ है, और उसके पीछे कारण यही है कि जो इन एरियाज़ में वेस्ट एशिया, मेडिटेरेनियन एशिया में जो क्या हो रहा है, डिसरप्शंस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, और उसकी वजह से जो शिपिंग रेट्स हैं वो जितना एक साल पहले हुआ करते थे उसमें अभी वो उससे लगभग डबल चल रहे हैं। ठीक है, तो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर अबाउट द मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड। ठीक है, चलिए इसको आप लोग बेसिकली हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या आप इसको इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ले सकते हैं, है ना। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की बात करेंगे। यह आर्टिकल बात कर रहा है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर नॉन रेसिडेंट्स में गिव अ बूस्ट टू चिप मैन्युफैक्चरिंग। देखो
तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपने बजट के भाषण के दौरान ये अनाउंस किया है कि एक नया प्रिजम्पटिव टैक्सेशन रिजीम जो है वो लाया जाएगा फॉर नॉन रेसिडेंट्स प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, जो मतलब इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो नॉन रेसिडेंट है, मतलब दे आर नॉट इंडियंस, बट वो क्या कर रहे हैं, इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके लिए एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जो है वो उसका एक नया रिजीम लाया जाएगा दैट एक्सपर्ट सेड कुड सिग्निफिकेंटली स्लैश द टैक्स बर्डन ऑन देयर इनकम इन इंडिया। तो इससे होगा क्या कि उनका जो इंडिया में जो वो अपनी इनकम कमाते हैं उसकी वजह से जो उनको टैक्स का बर्डन था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बेसिकली क्या होता है, देखो जैसे आप लोग कोई इनकम करते हो, जो इनकम टैक्स भरा जाता है ना, वो जनरली क्या होता है कि आपने जैसे जैसे अभी इस साल वाले में तो खैर हम लोगों ने अभी जो अभी नया इनकम टैक्स बिल इंट्रोड्यूस हुआ है 2-3 दिन पहले ही हमने डिस्कस भी किया उसको अपनी आईना सीरीज़ में, तो वहाँ पर हमने देखा कि एक नया कंसेप्ट इस बार लाया गया है अबाउट द टैक्स ईयर। ठीक है, टैक्स ईयर का मतलब है 1 अप्रैल से शुरू होने वाले 12 महीने का जो पीरियड होगा उसको टैक्स ईयर कहा जाएगा। पहले से बेसिकली अभी तक जो प्रेजेंटली सिचुएशन है उसमें 2 ईयर की बात होती है, एक होता है प्रीवियस ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो जनरली होता क्या है कि जो प्रीवियस ईयर में आप लोगों ने जो भी इनकम की है, मतलब किसी भी पर्सन ने, उसके हिसाब से आपको असेसमेंट ईयर में उसका टैक्स भरना होता है कि अगर आपने मतलब जितनी भी इनकम की है, जैसे अभी तो 12 लाख तक की इनकम में आपका रिबेट मिल जाती है, तो मान लीजिए किसी की अगर 20 लाख या 25 लाख की एनुअल सैलरी है तो उसको कितना टैक्स भरना पड़ेगा, दैट विल डिपेंड अपॉन कि कितनी उसकी अर्निंग है। ठीक है, कितनी इनकम है। अब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में ऐसा नहीं होता। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में ये होता है कि आप अपना इनकम जो है वो होने के बाद नहीं, ठीक है, इनकम होने के बाद नहीं बल्कि इनकम होने से पहले ही आप ये बता दें कि आपकी लगभग इस साल की इनकम जो है वो 10 लाख की होगी, ठीक है, या 20 लाख की होगी, उसके हिसाब से आप पहले ही टैक्स भर दें। दैट इज नोन एज प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, उसी की बात ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब इससे ये जो कदम उठाया गया है, इससे जो फॉरेन टेक्नीशियंस और एंटिटीज़ इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में काम कर रही है उनको एक फिलिप या उनको एक बूस्ट मिलेगा, और इससे कंट्री के जो एस्पिरेशंस हैं ऑफ बिकमिंग अ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग बेस, इसमें भी मदद मिलेगी। As companies move to set up manufacturing operations in the country, including in sectors like chip, it would require foreign companies and their technicians to stay in India for a prolonged period in order to install and run capital goods like machinery. ठीक है, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे देश में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस इन चीज़ों के बढ़े। ठीक है, जैसे कि चिप्स वगैरह जो मैन्युफैक्चरिंग करनी है उसके मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस बढ़ें। तो जैसे जैसे ये बढ़ेंगे तो उसके लिए होगा क्या, अब हमारे पास तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा नो हाउ या टेक्नोलॉजी है नहीं, तो फॉरेन कंपनीज़ को और उनके जो टेक्नीशियंस हैं उनको इंडिया में लंबे समय तक के लिए रहना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, है ना, ताकि वो यहाँ पर जो कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी वगैरह है उनको इंस्टॉल कर सकें, उनको रन कर सकें, उनके बारे में लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग दे सकें, है ना। तो वो सब चीज़ें करने के लिए जब तक वो इंडिया में रहेंगे तो उनके ऊपर जो भी इंडिया से वो कमाएंगे, जो इनकम होगी, उसमें ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लागू होगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। क्लियर हो गई बात। इसके बाद आगे लिखा है इट इज प्रपोज्ड दैट अ न्यू सेक्शन, ठीक है, एक नए सेक्शन की बात की गई है इन द इनकम टैक्स एक्ट, दैट इज 44 BBD, which deems 25% of the aggregate amount received on account of providing such services will result in an effective tax payable of less than 10% on gross receipts by a non-resident company। ठीक है, यानी कि एक जो नॉन रेसिडेंट कंपनी होगी, मतलब ऐसी कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, बाहर की कंपनी है, उसको 10% से कम का जो ग्रॉस रिसीट्स उसके होंगे उसमें से, मतलब जितना भी वो कमाई करेगा ग्रॉस रिसीट्स, उसका 10% से कम उसको टैक्स पेबल पे करना होगा। ठीक है, और ये जो अमेंडमेंट है वो अगले साल यानी कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा एंड शेल अकॉर्डिंगली अप्लाई इन रिलेशन टू द असेसमेंट ईयर 26-27 एंड सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो असेसमेंट ईयर की बात की गई है, बट अब ये जब नया एक्ट आएगा तो उसके बाद देखने वाली बात होगी कि ये इसमें क्या लिखा गया, क्योंकि अब नए वाले एक्ट में तो असेसमेंट ईयर का कोई कंसेप्ट ही नहीं है ना। वैसे ये बताया गया है कि 2026-27 से ये लागू होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसके बाद आगे यहाँ पर ये भी लिखा है फाइनेंस मिनिस्टर हैज ऑल्सो प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू द प्रोविजंस अंडर सेक्शन 9 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट सो दैट द ट्रांजेक्शंस और एक्टिविटीज ऑफ अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया that are confined to the purchase of goods in India for the purpose of export shall not constitute significant economic presence of such non-resident in India।
ठीक है, यहाँ पर एक और बेसिकली जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का, उसके सेक्शन 9 में भी अमेंडमेंट करने की बात की गई है। और उसमें यह कहा गया है कि जो भी ट्रांजैक्शन या एक्टिविटीज़ नॉन रेजिडेंट इंडियंस की हैं विच इज़ कन्फाइंड टू दी परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया, ठीक है, कि वो इंडिया में कुछ सामान खरीद रहे हैं और उसका वो क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, वो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस जो है कंस्टिट्यूट नहीं करेगी ऐसे नॉन रेजिडेंट्स इन इंडिया की। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट आप लोग ध्यान रखिएगा अबाउट द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जो छूट देने की बात है वो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन फॉर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज सून। देखो यहाँ पर लिखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार जो है वो एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन सेटअप करेगी फॉर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज़। ठीक है, और इसमें फोकस जो है वो जो क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, उसके ऊपर, क्लीन मतलब वही ग्रीन रिन्यूएबल जो आप कह सकते हैं, उसके ऊपर फोकस रहेगा। द मिशंस मैंडेट विल इंक्लूड 5 फोकस एरियाज, इसमें 5 फोकस एरियाज के ऊपर जो है वो मतलब ध्यान दिया जाएगा 5 एरियाज के ऊपर। एक है ईज एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको कम किया जाए, कम करने की तरफ फोकस रहेगा। अप स्किलिंग ऑफ इन डिमांड जॉब्स, जिन जॉब्स की डिमांड है उनके लिए स्किल को बढ़ाया जाएगा। एमएसएमईज के ऊपर फोकस रहेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस रहेगा। मिशन अनाउंसमेंट कम एज इंडिया एम्स टू इंक्रीज द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इट्स जीडीपी। ठीक है, इंडिया जो है वो अपना जो हमारी ओवरऑल जीडीपी है उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर बढ़ाना चाहती है। ठीक है, अभी वो लगभग 17% के आसपास है, 25% करने का उसमें टारगेट है। 2024-25 का यानी कि इसी साल का जो आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें भी ये नोट किया गया है दैट वाइल स्टडी रिकवरिंग मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ इन इंडिया रिमेन्स स्लाइटली बिलो इट्स प्री पेंडेमिक ट्रेजेक्ट्री, कि मतलब धीमे धीमे रिकवर तो कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लेकिन अभी भी जो प्री पेंडेमिक लेवल था यानी कि 2020-21 से पहले का, वहाँ तक ये अभी भी नहीं पहुँच पाया है। अंडर द मिशन क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग विल बी सपोर्टेड टू इम्प्रूव डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन इन सोलर पीवी सेल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ग्रिड स्केल बैटरीज, इलेक्ट्रोलाइजर्स, विंड टर्बाइंस एंड हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो इन सब की जो डोमेस्टिक वैल्यू चेन है उसको इम्प्रूव, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन जो है उसको इम्प्रूवमेंट, उसको सपोर्ट किया जाएगा उसके इंप्रूवमेंट को। ठीक है, तो दैट इज अबाउट दी क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोलर हो गया है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, देन आपका ग्रिड स्केल बैटरीज हो गया, इलेक्ट्रोलाइजर्स, विंड टर्बाइंस, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इक्विपमेंट्स, ये सब। ठीक है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इक्विपमेंट्स मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करने के काम आता है। द मिशन विल ऑल्सो हेल्प काउंटर चाइनाज डोमिनेंस इन द क्लीन टेक स्पेस। ये हमें पता है, हमने बहुत बार देखा भी है कि चाइना की जो डोमिनेंस है वो क्लीन टेक स्पेस में बहुत ज़्यादा है और उसको भी इंडिया काउंटर करना चाहता है। वेयर इट कंट्रोल्स 80% ऑफ द वर्ल्ड्स बैटरी ऑफ द वर्ल्ड्स रेयर, एक मिनट ये कुछ, अच्छा, वर्ल्ड्स 80% of the world's battery manufacturing capacity and produces roughly 80% of the main components used in solar cells। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन थोड़ा सा हाईलाइट नहीं हुआ है लेकिन इसको भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, कि चाइना जो है वो 80% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का 80% जो है पूरी दुनिया का वो चाइना में है, और जो सोलर सेल्स के मेन कंपोनेंट्स होते हैं उनका 80% भी चाइना ही प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे यहाँ पर लिखा गया है, अच्छा यहाँ पर भी कुछ पॉइंट है ये हाईलाइट नहीं हो पाए हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो पर्टिनेंट टू नोट दैट अबाउट 70% ऑफ द वर्ल्ड्स रेयर अर्थ मिनरल्स, ठीक है, 70% ऑफ द अर्थ के जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं विच आर क्रिटिकल सोर्सेज फॉर हाई स्टोरेज बैटरीज, इसको भी चाइनीज़ कंपनीज ही प्रोसेस कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ अनाउंस की गई है, इंडिया मतलब एक तो ये वाला हो गया अबाउट द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, एक यहाँ पर बात की गई है इंडिया का जो फुटवेयर और लेदर सेक्टर है उसके लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पर यह लिखा है कि ये स्कीम जो है दैट विल सपोर्ट द डिज़ाइन कैपेसिटी, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नॉन लेदर क्वालिटी फुटवेयर बिसाइड्स द सपोर्ट फॉर लेदर फुटवेयर एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो लेदर, नॉन लेदर, उनके फुटवेयर और प्रोडक्ट्स के लिए भी हेल्प यहाँ पर किया जाएगा। द स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट एम्प्लॉयमेंट फॉर 22 लाख पर्सन, इससे 22 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है और लगभग 4 लाख करोड़ का टर्नओवर जनरेट होगा और 1.1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट ये एक्सपेक्टेड है। द गवर्नमेंट हैज़ पर्टिकुलरली आइडेंटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एज अ मेजर ड्राइवर ऑफ ग्रोथ इन द कमिंग ईयर्स विद रुपीज़
8,885 crore budgeted for the production linked incentive scheme for smartphone manufacturing for 25-26, the highest among all PLI schemes। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार ने ये ज़रूर आइडेंटिफाई किया है, चिन्हित किया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है ये हमारा जो ग्रोथ होगी उसमें से ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से होगी। तो इसीलिए जो हमारी PLI स्कीम है सरकार की उसमें इतना जो है वो बजट दिया गया है। ठीक है, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए 2025-26 के लिए, और सभी PLI स्कीम्स में सबसे ज़्यादा ये स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिया गया। बट आपको अभी हम लोग जैसे उसमें पढ़ रहे थे ना आईना सीरीज़ में कि जो डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं अबाउट द रेसिप्रोकल टैरिफ्स की, तो उसमें मैंने आपको कल ये पॉइंट बताया था कि रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये नहीं है कि इंडिया जितना टैरिफ लगा रहा है हम उतना ही टैरिफ लगाएंगे। उसमें मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि वो इस बात को भी कंसिडर करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर के एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए उस सेक्टर को कितनी हेल्प की जा रही है, कितनी उनको सब्सिडी दी जा रही है। तो मैंने वहाँ पर इस चीज़ का जिक्र किया था कि जो ये PLI स्कीम है, दैट इज़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है, ये एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के लिए सब्सिडी है। ठीक है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, तो इसका भी असर पड़ सकता है। और इसकी वजह से अगर मान लीजिए स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर तो हमने इस स्कीम के तहत सरकार ने करवा लिए, बट अगर अमेरिका ने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिया तो ये वहाँ पर इंपोर्ट नहीं हो पाएंगे। और ये भी मैंने आपको कल बताया था, अगर आपको याद हो, कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं दे आर दी क्या, जो हमारा एक्सपोर्ट लिस्ट है, मैंने बताया था ना आपको टॉप 5 एक्सपोर्ट आइटम्स, उनमें सबसे ऊपर है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, याद है ना। तो वही इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में मोबाइल फ़ोन्स भी आएंगे, तो ये इशू होगा अगर ऐसा होता है तो। ठीक है, अब इसके बाद आगे लिखा है द PLI स्कीम हैज़ अलाउड एप्पल टू क्रिएट significant contract assembly base in the country via Foxconn as the company looks to move some of its production away from China। ठीक है, PLI स्कीम की ही मदद से या PLI स्कीम की वजह से जो एप्पल कंपनी है वो अपनी यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट असेंबली बेस जो है वो बना पाई है ना, फॉक्सकॉन के थ्रू, क्योंकि कंपनी जो है वो ये चाहती है कि अपने प्रोडक्शन को चाइना से थोड़ा सा अलग किया जाए, किसी और देश में ले जाया जाए। और सैमसंग जैसी कंपनी जो है उन्होंने भी अपना प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ाया है, विद द लाइक्स ऑफ गूगल ऑल्सो इनिशिएटिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस हेयर। ठीक है, गूगल भी अपने जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस हैं वो अब यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, जैसे गूगल के भी जो मोबाइल फ़ोन वगैरह आते हैं ना, गूगल पिक्सल वगैरह, ये सब उसकी। प्रोडक्शन अंडर द स्कीम इज बीइंग नॉट इज यूज्ड नॉट जस्ट फॉर मीटिंग डोमेस्टिक डिमांड बट ऑल्सो फॉर एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो वही मैंने आपको बताया कि इस स्कीम के अंतर्गत जो भी प्रोडक्शन हो रहा है PLI स्कीम का यूज़ करके, तो उससे डोमेस्टिक डिमांड तो हमारी पूरी हो ही रही है, जो घरेलू मांग है, साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स में भी मदद मिल रही है। तो एज अ रिजल्ट स्मार्टफोन हैव इमर्ज्ड एज इंडियाज सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कैटेगरी। ठीक है, ध्यान रखें कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट, जो अपना मतलब एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कैटेगरी हमारी क्या बन गई है, मोबाइल फ़ोन्स। ठीक है, ये जो हार्मोनाइज सिस्टम कोड्स होते हैं विच इज़ यूज फॉर इंटरनेशनल ट्रेड क्लासिफिकेशन बाय द WTO, उसके अनुसार ये बात की गई है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलिए इसके बाद जस्ट एक और आर्टिकल है हमारे पास इस सेशन में, वो रहेगा ये वाला। ठीक है, नो मेजर इनिशिएटिव्स बट रियलिटी मे गेट बूस्ट अर्बन चैलेंज फंड टू स्वामी। देखो यहाँ पर ये लिखा है कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसके लिए हालांकि इस बजट में कोई अलग से कदम नहीं उठाया गया है, लेकिन जैसे मैंने आपको ये बात बताई थी कि TDS में रैशनलाइजेशन किया गया है ना, और जो रिलीफ प्रोवाइड किए गए हैं मिडिल क्लास को, जो टैक्स पे उनको छूट दी गई है 12 लाख तक की, तो इससे उनकी स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, है ना। और 15,000 करोड़ का जो स्वामी फंड 2 है और ₹1 लाख करोड़ का जो अर्बन चैलेंज फंड है, इन सब से ये सेक्टर जो है वो ग्रो करेगा, ऐसा इस सेक्टर से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स का कहना है। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल एस्टेट सेक्टर। तो इंक्रीज इन द इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट टू ₹12 लाख पर ईयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलीफ फॉर द मिडिल क्लास। जो मध्यम वर्गीय परिवार है, ठीक है, जो एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड है, उसके लिए 12 लाख रुपए की छूट सालाना मिलना, मतलब 12 लाख रुपए तक की इनकम में कोई इनकम टैक्स नहीं देना है उसको, तो उससे उसकी जो ये आप स्पेंडिंग पावर है वो बढ़ेगी, क्योंकि उसके हाथ में ज़्यादा पैसा बचेगा। तो दिस विल नॉट ओनली इंप्रूव द डिस्पोजेबल इनकम्स बट ऑल्सो प्रोवाइड अ मच नीडेड बूस्ट टू अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स एनकरेजिंग होम ओनरशिप। ठीक है, तो इससे मतलब लोग अपनी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो तो खर्च, उस पर तो ज़्यादा खर्च करेंगे ही क्योंकि उनके हाथ में ज़्यादा पैसा है, लेकिन इससे एक और चीज़ होगी कि जो अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं जैसे होता है ना कि जो मतलब एक आप कह सकते हैं मध्यम वर्गीय परिवार कितना बड़ा मकान लेगा, ठीक है, 2 BHK टाइप ले सकता है, 1 BHK 2 BHK टाइप, तो उन तरीके के प्रोजेक्ट्स में भी मदद मिलेगी, क्योंकि उस सेक्टर में लोग ज़्यादा अब पैसा खर्च कर सकते हैं अपना मकान लेने के लिए।
द गवर्नमेंट वुड सेटअप एन अर्बन चैलेंज फंड ऑफ ₹1 लाख, इसकी तो मैंने आपको पहले भी बात बताई थी जब इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे थे, टू इम्प्लीमेंट द प्रपोजल्स फॉर सिटीज एज ग्रोथ हब्स, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज एंड वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, जो जुलाई के बजट में अनाउंस किया गया था, इन प्रपोजल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए 1 लाख करोड़ के अर्बन चैलेंज फंड का जिक्र किया गया है। और अर्बन चैलेंज फंड में मैंने आपको ये बताया था कि सरकार जो है वो 25% देगी और बाकी जो 75% है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से आएगा, याद है ना। चलो, अ नोटेबल हाईलाइट इज द प्रोग्रेस अंडर स्वामीय, जो स्वामीय फंड था उसमें विच हैज़ कंप्लीटेड 50,000 होम्स इन स्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट्स एंड विल डिलीवर 40,000 मोर इन 2025, ईजिंग फाइनेंशियल स्ट्रेन ऑन होम बायर्स। ठीक है, ये बेसिकली क्या था कि जैसे क्या होता है ना, जैसे किसी आप जो ये सोसाइटीज़ वगैरह टाइप होती हैं, या जो आपके क्या बोलते हैं इनको, सोसाइटीज़ ही कहते हैं उनको, जहाँ पर फ्लैट्स वगैरह मिलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपने मान लीजिए पैसा दिया है ना, या आपसे शुरुआत में बुकिंग करवा ली जो बिल्डर है, जो ओनर है उसने, लेकिन वो आपको समय पर मकान हैंड ओवर नहीं कर रहा है और उसके पीछे वो अपने जो रीजंस है वो ये बताता है कि उसके पास पैसा नहीं है, तो ये उस चीज़ के लिए किया गया था। दैट इज़ अबाउट द स्वामी स्कीम। ठीक है, तो इसके तहत 50,000 होम्स जो हैं वो स्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट्स में, जो इस तरीके के स्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट्स थे जो पूरे नहीं हो पा रहे थे ड्यू टू दी लैक ऑफ फंड्स, वो यहाँ पर डिलीवर किए गए हैं और 2025 में 40,000 और ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं वो डिलीवर होंगे। द बजट प्रपोजल फॉर 15,000 करोड़ स्वामी फंड 2 विल एक्सिलरेट द कंप्लीशन ऑफ अनदर, जो अभी स्वामी 2 फंड में 15,000 करोड़ का और बजट दिया गया है, इससे 1 लाख और, ठीक है, 1 लाख होम्स जो हैं वो और कंप्लीट होंगे। इससे मिडिल क्लास फैमिलीज़ को फ़ायदा होगा और जो मार्केट का सेंटिमेंट है वो भी थोड़ा सा बूस्ट करेगा। ठीक है, एडिशनली यहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया है फंड्स ऑफ फंड्स विद एन एक्सपेंडेड स्कोप एंड फ्रेश कंट्रीब्यूशन ऑफ 10,000 करोड़ will have a spillover effect on the startup ecosystem and may drive innovation in prop tech, enhancing technology driven solutions in real estate and improving efficiency in project execution and home buying experience। ठीक है, तो इसमें ये जो मतलब 10,000 करोड़ का एक फंड ऑफ फंड्स की बात की गई है, इससे ये फ़ायदा होगा कि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसके ऊपर भी इसका मतलब फ़ायदा देखने को मिलेगा और इससे जो प्रॉप टेक है उसमें इनोवेशन आएगा, है ना, और जो रियल एस्टेट है उसमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस आएंगे, जो प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन है उसमें एफिशिएंसी उसकी इंप्रूव होगी और जो होम बाइंग एक्सपीरियंस है, लोगों का जो घर खरीदने का जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो भी बेहतर होगा। ठीक है, तो बजट हैज़ अ एलोकेशन ऑफ 15,000 करोड़ अंडर दी स्वामी फंड, वो स्वामी 2 हो गया बेसिकली, फॉर एड्रेसिंग द लिक्विडिटी इशू ऑफ डिलेड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। दिस अलॉन्ग विद द डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इज एक्सपेक्टेड टू स्ट्रेंथन द होम बाइंग कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई। अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ फॉर एयर कार्गो विल मल्टीप्लाई डिमांड फॉर वेयर हाउसिंग अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, एयर कार्गो के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के अपग्रेडेशन की बात है, इससे वेयर हाउसिंग की डिमांड जो है वो पूरे देश में बढ़ेगी। तो फोकसिंग ऑन सेटिंग अप GCCs इन Tier 2 सिटीज़। GCCs क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था ना कि बड़ी बड़ी जो IT कंपनीज होती हैं वो अपने जो ये होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, जो हब, मतलब जहाँ पर से अपना जो काम आउटसोर्स करवाते हैं ये लोग, ठीक है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, तो वो यहाँ पर सेटअप करने की बात की गई है। तो इसमें जो GCCs हैं वो Tier 2 सिटीज़ में सेटअप किए जाएंगे। तो इससे जो रियल एस्टेट लैंडस्केप है वो इमर्जिंग सिटीज़, जो उभरते हुए शहर हैं, जो मतलब बड़े शहर हैं, उनकी बात नहीं हो रही है, Tier 1 की बात नहीं कर रहे हैं, Tier 2 सिटीज़ की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी रियल एस्टेट का जो लैंडस्केप है, जो रियल एस्टेट सेक्टर है, वो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म होगा और सेक्टर ऑब्वियसली बूस्ट करेगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर है ये भी। ठीक है, चलिए, तो यही 4 आर्टिकल्स थे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमें बात करनी थी। अब इसी तरीके से हमारे पास आई थिंक 3 या 4 वीडियोस और आएंगे और उसमें हम लोग बाकी बचे हुए जो भी और सेक्टर्स हैं उनके बारे में भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो जाने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि अगर आप इस तरीके की एक टेस्ट सीरीज़ हम लोगों ने लॉन्च की है जो कि प्रीलिम्स 2025 के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपको हमारे ऐप और वेबसाइट में ये मिल जाएगी। सिर्फ जनरल स्टडीज़ करंट अफेयर्स की 699 में है, ओनली जनरल स्टडीज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट 449 में मिल जाते हैं, ओनली करंट अफेयर्स 299 में, ओनली CSAT आपको मिल जाएगा 249 में। तो इसमें से जिसमें भी आप एनरोल करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी हमारा CSAT का जो एक क्लासेस का बैच है, दो इट इज़ नॉट लाइव, रेगुलर क्लासेस हम यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देते हैं। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू जाके कर सकते हैं। और कोई डाउट होता है तो यहाँ पर जो WhatsApp नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐप को हमारे ज़रूर आप डाउनलोड करें,
प्ले स्टोर से। अगर आपको वहाँ पर ऐप नहीं मिलता है तो हम आपको इस लिंक के थ्रू, मतलब ये जो नंबर है व्हाट्सएप का, यहाँ पर कॉन्टैक्ट करें, यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे। ऐप डाउनलोड करने का ये फ़ायदा है कि आप वीडियोस, अगर आपने किसी भी हमारे वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप ऐप के थ्रू उनको डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। बाकी जाने से पहले मैं एक बार आप लोगों से फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं, आपको किसी भी तरीके की हेल्प या मदद मिलती है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को ही मिलेगा, इस सेंस में कि ये सेशंस ऐसे ही यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। तो चलिए, इस सेशन में हम लोग इसको इतना ही रख रहे हैं। बाकी अगले सेशन में हम लोग आगे के जो और हैं उनको कंटिन्यू करेंगे और अगले, मैं कह सकता हूँ कि 3-4 वीडियोज़ और आएंगे और उसमें ये पूरा हमारा जो बजट है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में फिर से आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत रखें ध्यान। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।